आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम गो के ईद का दूसरा दिन है, लेकिन मैं आज भी आपके लिए बहुत अहम मालूमात जो हैं वो लेकर आया हूँ, क्योंकि कराची की जो फ़िज़ा है उसमें जो है सियासी बयानबाजी बहुत हो रही है, बहुत अहम मामलात हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को इस हवाले से जो है वो अपडेट दूँ। जो नए फिगर्स आए हैं उसमें ये बताया गया है कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स की सिर्फ रमज़ान के महीने में 7,000 वारदातें जो हैं वो हुई हैं। ये फिगर किसने दिया है हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त बयान दिया है गवर्नर सिंध के हवाले से, जिसके जवाब में एमक्यूएम की जानिब से भी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त बयान जो है वो सामने आया है। इसके बाद हम बात करेंगे गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने ये बयान में कहा है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं स्ट्रीट क्राइम्स में, वो लोग भी जो हैं वो मुलव्विस हैं। अगर आप ये तमाम मालूमात जो हैं वो जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, गो के आज ईद का दूसरा रोज़ है और गुज़िश्ता रोज़ ईद का पहला दिन था, लेकिन हमने ये देखा जो सिंध की सियासी फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा गर्म रही। दोनों तरफ से जो है वो बयानात दिए गए, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन इसमें तो देखें कोई दो राय है नहीं कि जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और कोई बंदा भी कराची में महफूज नहीं है स्ट्रीट क्राइम से। जो जिसका भी दिल चाहता है स्ट्रीट क्रिमिनल्स का, वो जिसको भी कहीं भी बंदों को लूट लेते हैं और उसके बाद बड़े आराम से वो वापस चले जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम पुलिस की कारकर्दगी देखें तो वो ये ज़रूर बताते हैं कि आज हमने 8 बंदों को जो है वो पकड़ा है, आज 6 जो है वो इनकाउंटर हुए हैं। लेकिन वो जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी जो केस है वो किस तरीके से चलाया जाता है, ये बहुत अहम मामला है। और इसके साथ साथ जो जिन लोगों का जो सामान मिल जाता है वो कौन सी जो है उनको कौन सी जो परेशानियां हैं वो उठाना पड़ती हैं, तो ये भी एक बहुत अहम मामला है। देखिए, मैं आपको 2 किस्से बताऊं, ये हमारे 2 जानने वालों के साथ हुए, तो इसलिए मुझे इनकी मुकम्मल मालूमात हैं कि एक साहब का मोबाइल छीना, तो वो ये कहते हैं जब मैंने थाने में कदम रखा है उसके बाद से ही मेरी परेशानियों में इजाफा हो गया और इतना तो महंगा मेरा मोबाइल नहीं था जिससे ज़्यादा कि मैंने परेशानियां जो हैं वो थाने कचहरी की उठाई। उन्होंने कहा कि मैंने एफआईआर दर्ज कराई। पहली बात तो ये है कि एफआईआर दर्ज होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बोला फिर दुनिया जहाँ का मैंने शोर किया, उस पर मुतअद्दिद बार बात की, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए, फ़ोन करवाए, उसके बाद जाके जी उन्होंने कहा अच्छा हम आपकी जो एफआईआर है वो काट लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा जब एफआईआर कट गई तो फिर वो शनाख्ती परेड जो है ना उसके लिए उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया कि हमने जी इनको पकड़ा है, आप आके देखें। तो उन्होंने कहा यार हम तो एफआईआर दर्ज करा कर जो है वो फंस गए हैं और ये बड़ा मुश्किल मरहला है और मैंने बड़ा गलत काम किया कि अपना जो फ़ोन छीना था उसकी एफआईआर मैं दर्ज कराऊं। इसके साथ अब दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाऊं। ये भी हमारे दोस्त हैं, इनका मोबाइल मिल गया, तो उनको फ़ोन आया, उन्होंने बोला आप जो है थाने आए, आपका मोबाइल मिल गया है। तो वो थाने गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई थाने जाने के बाद तो मेरे लिए एक अलग जो मसला है वो दरपेश हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आप जो हैं देखिए हमने इस बंदे को पकड़ा है, आप ये बताएं कि यही वो बंदा था जिसने मोबाइल छीना है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई रात का वक्त था, रात का 1:30 बज रहा था और ये तो 1 मिनट की वारदात थी, उसने कैप पहनी हुई थी, तो मुझे तो इस बात का कोई ऐसा ख़ास अंदाज़ा नहीं है कि यही वो साहब हैं कि नहीं है, लेकिन मैं ये मोबाइल जो है वो मेरा है और ये IMEI नंबर है मेरे पास, इसका डब्बा है ये। तो उसके बाद पहले तो पुलिस वाला उस पर खूब बरसा कि यार आप लोग ताउन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो छूट जाते हैं और ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो उसने कहा भाई मैंने आपको हकीकत बताई है। खैर उसके बाद अब एक नए प्रोसीजर का उनका आगाज़ हुआ। उन्होंने बोला कि आप जो हैं वो कचहरी आए और उधर फिर आप जज के सामने आप बात करेंगे तो फिर हम आपको वो देंगे। तो वो ये कहते हैं कि यार इस सारे काम में मेरा जो है वो कोई 1 हफ्ता लग गया और मैं अपने काम पर नहीं जा सका क्योंकि दिन भर की यही कहानियां थी। बोला मैं कोर्ट गया तो उन्होंने बोला आज बंदे बहुत ज़्यादा हो गए तो कल होगी इसकी पेशी। कल गए तो उसने कहा जी परसों होगा, और जब उसने मोबाइल दिया तो वो भी उसने पैसे ले कर ही उसको दिया। तो देखिए अगर पुलिस को इस बात की परेशानी है कि लोग ताउन नहीं करते हैं
तो इसके लिए तो अब कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि लोग ताउन करें, और पुलिस का जो बिहेवियर है वो लोगों के साथ इस किस्म का होना चाहिए कि लोग खुद से बड़े आराम से जो है वो ताउन करें। क्योंकि हम ये देखते हैं ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि वो लेन देन के बाद मामलात जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अभी आपको पता है कि CTD का एक वाक़या था, उन्होंने बंदा पकड़ा और उसके बाद उसको नाजायज़ असलहे के केस में जो है वो धर लिया, जबकि जो उसका बुनियादी केस था कि उसने एक बंदे को मारा था, उससे उन्होंने निकाल दिया। इस हवाले से जो है वो जंग अखबार के अंदर खबर भी लगी थी और मुबैना तौर पे उन्होंने ये बताया कि इन्होंने पैसे ले देकर जो है ये सारे मामलात हल किए। अगर इस मामलात में कोई भी परेशानी है तो हमारे सियासतदानों को ये चाहिए कि वो ऐसी कानून साजी करें कि जिससे आवाम को सहूलत पहुँचे, और जो प्रोसिक्यूशन के जो मामलात हैं, जो इसके अंदर ऐसे मसाइल आते हैं कि लोग आगे जाके छूट जाते हैं, ये लोग ना छूट पाएँ। हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी जो है वो कानून साजी जो कि सियासतदानों के लिए अहम होती है और मुख्तलिफ लोगों के लिए अहम होती है, उस पर तो फटाफट से कानून बन जाते हैं, वो फटाफट से पास भी हो जाते हैं। लेकिन जो ये वाले मसाइल हैं जो कि आवाम से ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो इन मसाइल पर इतनी ज़्यादा जो है वो बात नहीं होती है, कानून साजी नहीं होती है कि क्या वजह है कि वो जो है वो उधर से बंदे छूट जाते हैं। इस हवाले से सख्त कानून बनाएं, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दें, और पुलिस वालों को ताकीद करें कि भाई आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, और जो भी अगर कोई किसी का सामान मिल जाता है तो ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि फटाफट से उसका सामान दें और अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ में इतनी ज़्यादा डिले होती है, जानबूझ के जो है वो मसाइल को पैदा किया जाता है। खैर, ये तो एक वो बात थी, मैंने कहा आप लोगों को बताएं कि 2 किस्से थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम्स और कराची की मसाइल। तो देखें, गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी जो कि आने वाले दिनों में अमीर का बाकायदा हलफ भी उठा लेंगे, हमने तो अभी से ही उनको अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया है क्योंकि वो बन गए हैं, यानी कि नाम का ऐलान हो गया है। तो जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कराची में सिर्फ रमज़ान के महीने में 7,000 वारदातें हुई हैं। ये जो फिगर है ना, मैं तो ये समझता हूँ ये फिगर भी बहुत हल्का है, क्योंकि 7,000 वारदातों का मतलब ये है कि 210 या 15 230 के करीब वारदातें एक दिन में हुई है, जबकि कराची में मैं ये समझता हूँ कि एक दिन में कम से कम भी 500-600 या इससे भी ज़ायद जो हैं वो वारदातें होती हैं। क्योंकि हमें तो इतने ज़्यादा अब लोग मिलते हैं, वो हर दूसरा तीसरा बंदा यही बता रहा होता है हमें वहाँ से लूट लिया या उसके रिश्तेदार को वहाँ से लूट लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने, एक ज़िम्मेदार आदमी है नईमुर रहमान साहब, उन्होंने फ़िगर दिया है 7,000, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची वालों की जो हालत ज़ार है वो क्या है। 7,000 कोई छोटा फिगर नहीं है, एक बहुत बड़ा फिगर है। इसके जवाब में सिंध पुलिस क्या कर रही है, सिंध में जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, रेंजर्स है वो क्या कर रही है, ये बड़ी अहम बातें हैं और इस पर अब जो है वो बहुत खुलकर बात होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग अब इन मामलात पर इतनी ज़्यादा खुलकर जो है वो बात नहीं करते हैं सियासतदान, और इसकी वजूहात क्या हैं इसका तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि अब जो है वो लोगों की जो बर्दाश्त है वो जवाब दे गई है। यही वजह है कि लोग मज़ाहमत कर रहे हैं, और उस मज़ाहमत का सिला फिर हमने ये देखा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कराची में 16 से ज़ायद अफराद को जो है वो मार दिया गया कि जब वो उन्होंने मज़ाहमत की और मोबाइल उन्होंने डकैतों को, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं दिया। तो ये हाफिज़ नईम साहब का एक बड़ा अहम बयान है। लेकिन इसके जवाब में फिर हमने ये देखा कि शर्जील इनाम मेमन ने जो है वो कहा है कि जी कराची में जो है ना वो जो लोग मुलव्विस हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्विस हैं, बुनियादी तौर पे जो गैर मुल्की तारकीन वतन है, तो उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन ये तमाम लोगों को पता है कि इनकी जो अक्सरियत है वो अफ़गानी है और यही लोग जो हैं वो रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पे। इसके अलावा तो अगर किसी और मुल्क के लोग होंगे वो बहुत थोड़े से होंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि यही हैं जो कि शर्जील साहब ने कहा है, तो फिर तो हुकूमत के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 4 महीने से जो गैर मुल्की तारकीन वतन के ख़िलाफ़ ड्राइव जारी थी तो वो स्लो क्यों हुई है। हमने ये देखा कि उस जो गैर मुल्की तारकीन वतन का जो मामला था उसमें पहले महीने तो बड़ी तादाद में लोग गए, फिर दूसरे महीने से उनकी तादाद में कमी होती गई और इस वक्त भी 4-4.25 लाख के करीब लोग जो हैं वो गए हैं। गो कि अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से ऑपरेशन का आगाज़ होगा,
لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہے جب حکومت کو اس بات کا پتہ ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کے جو ہیں ان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ وارداتیں کر رہے ہیں، تو اس کا تو کام کو بہت تیزی سے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائے، ان کو پکڑے اور ان لوگوں کو واپس بھیجے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیان دے دیا اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے رہے۔ اب آپ نے اپنے ہی بیان کو فالو کرتے ہوئے ان لوگوں کو پکڑنا ہے اور ان لوگوں کو واپس بھیجنا ہے، کیونکہ حکومت نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہے ہم ان کو واپس بھیجیں گے۔ یہاں پر کراچی میں ایک سینٹر بھی بنایا گیا تھا، 4 ارب روپے اس کا جو ہے وہ بجٹ ہے، سلطان آباد میں وہ بنایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ 1 مہینے تو اس نے کام کیا صحیح طریقے سے، اس کے بعد وہاں کیا کام ہوا اس کا کسی کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو اسٹریٹ کرائم ہے ان معاملات کے حوالے سے MQM پاکستان کے بہت زیادہ جو سخت بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور گورنر صاحب تو بہت جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں۔ اور کیونکہ دیکھیں لازمی سی بات ہے کہ MQM پاکستان کراچی سے جیتتی آئی ہے، گورنر صاحب بھی MQM پاکستان کے جو ہے وہ رکن ہیں، تو اگر وہ لوگ یہ بات نہیں کریں گے تو پھر کون بات کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں اب یہ تو ایک پریشر ہوتا ہے نا عوام کا، وہ اقتدار میں بھی نہیں ہے، چلو اقتدار میں ہو تو مل بانٹ کے معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے بھائی کیوں ہو رہے ہیں۔ اب وہ اقتدار میں بھی نہیں ہے تو اب کم سے کم وہ بیان دے کر اپنی کہ بھائی یہ لوگ پریشان ہیں اور ہم پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ گورنر صاحب کے تو بہت سخت بیانات آئے۔ پھر پیپلز پارٹی نے وقار میدی کا جو ہے وہ بیان آیا، اب گو کہ وقار میدی صاحب بڑے، اب پیپلز پارٹی کو ان معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں کراچی میں اگر ہم بات کریں تو کراچی سے سینیٹر تاج حیدر کا تعلق ہے، اردو اسپیکنگ ہے وہ، وقار میدی ہیں، شیلا رضا صاحبہ ہیں، اور دیگر لوگ بھی جو ہے وہ ہوں گے، لیکن یہ 3 لوگ تو بہت اہم پوزیشن پہ پیپلز پارٹی کے رہے ہیں، اور 15 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے پر حکومت کر رہی ہے۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی شہر میں اپنا ایک حلقہ بھی نہیں بنا سکے جہاں سے یہ ڈائریکٹ الیکشن لڑتے اور کوئی مقابلہ کرتے، چاہے ہار جاتے لیکن ایک مقابلہ ہوتا، پتہ یہ چلتا کہ پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں کچھ کام کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تاج حیدر ہو، شیلا رضا ہو، وقار میدی ہو، بس یہ سینیٹر بن گئے، مشیر بن گئے، اور اس طریقے سے یہ چلے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو کراچی میں فعال نہیں کیا۔ اب جس طرح سے مسرور احسن صاحب کو سینیٹر بنایا ہے پیپلز پارٹی نے، وہ پیپلز پارٹی ضلع وسطی کے صدر تھے، اب ان سے پہلے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ ضلع وسطی میں آپ کی کارکردگی کیا رہی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف 3 یوسیاں جیتی، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عاصم حسین جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں وہ لے کر آئے، بلڈرز تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، اور اس کے اندر ایک صاحب تو MQM سے آئے تھے خواجہ سہیل منصور، پھر ایک MPA بھی تھے وسیم قریشی، تو اب عاصم صاحب لائے، لیکن ان لوگوں کی پروگریس کیا رہی؟ کسی کی بھی کچھ نہیں رہی، اور الیکشن کے بعد غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس معاملے پر سوچنا چاہیے کہ جو ان کی جو قیادت ہے کراچی کی، وہ عوام میں کس طریقے سے جا رہی ہے، جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ تو اگر ان کے لوگ بھی عوام میں جائیں آئیں، اور اب تو کراچی سب کے لیے اوپن ہے، تمام پارٹیوں نے جو ہے وہ یہاں جھنڈے لگائے ہوئے تھے، اور ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ GDA جو کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہر پول پہ ان کا جھنڈا نظر آیا، اور ان کے پینافلیکس جو ہیں وہ نظر آئے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ ایسی لوگوں کو لائے جو کہ عوام میں جائیں آئیں، ان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرائیں، کیونکہ جو مرتضیٰ وہاب ہیں میئر کراچی، وہ کم سے کم بعض علاقوں کی انہوں نے روڈ کی سڑکیں وغیرہ ضرور بنائی ہیں، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک اچھا رسپانس بھی ملے پیپلز پارٹی کو اگر ان کے لوگ عوام میں جائیں۔ لیکن ابھی تک تو صورتحال اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے تو لوگ بہت زیادہ حکومت سے جو ہے وہ خائف ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ طارق مسعود صاحب نے مفتی صاحب نے بڑا سخت بیان دیا سندھ حکومت کے لیے، تو اب لوگ مجبور ہو گئے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف اب کھل کے بول رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات کس طریقے سے حل ہوتے ہیں، کب تک حل ہوتے ہیں، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ بہت کشیدہ ہے، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر گورنر سندھ شاید ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جو ہیں وہ جاتے ہیں۔